आपका स्वागत है। मैं सोमवीर सिंह, फाउंडर ऑफ क्यारा एस्ट्रोलॉजी। आज मैं मिथुन लगन की कुंडली के ऊपर बात करूंगा कि मिथुन लगन की कुंडली में ग्रह किस तरह से रिजल्ट्स देते हैं और कौन कौन से ग्रह योग कारक बनते हैं और कौन से ग्रह मारक बनते हैं, और लाइव कुंडली एनालिसिस किस तरह से करते हैं, कुंडली कैसे देखी जाती है। आज मैं इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करूंगा। तो चलिए बात करते हैं मिथुन लगन की कुंडली के ऊपर। ये मिथुन लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लग्न में ही 3 नंबर लिखा हुआ है और 3 नंबर की राशि होती है मिथुन राशि। तो लग्न में 3 नंबर की राशि मतलब मिथुन राशि लिखी होने की वजह से ये मिथुन लगन की कुंडली बनती है, और जिसके स्वामी होते हैं बुध देवता। तो इस चार्ट में लग्नेश बनेंगे बुध देवता, जो कि चीफ मिनिस्टर माने जाएंगे इस कुंडली में। और बुध देवता की दूसरी राशि कहां पर लिखी हुई है? बुध देवता की दूसरी राशि कुंडली के 4th हाउस में लिखी हुई है। तो बुध देवता को इस चार्ट में सारी सुख सुविधाओं का मालिक बनाया गया है और वो उनकी खुद की सेल्फ पर्सनैलिटी है। तो बुध देवता 2 अच्छे घरों के मालिक भी हैं इस चार्ट में और लग्नेश भी हैं। तो इस चार्ट में बुध देवता पहले योग कारक ग्रह बनते हैं और वो इस कुंडली के चीफ मिनिस्टर हैं। अब बुध देवता डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से ग्रह को किस तरह के डिपार्टमेंट दिए जाने हैं। अब बुध देवता अपनी मित्रता शत्रुता के ऊपर यहाँ पर डिपार्टमेंट्स बांटेंगे। तो यहाँ पर बुध देवता अपने मित्रों को अच्छा घर देंगे और शत्रुओं को बुरा घर देंगे। तो बुध देवता और चंद्र देवता आपस में शत्रु माने जाते हैं। तो बुध देवता ने चंद्रमा से शत्रुता निभाते हुए चंद्रमा को दूसरे घर का मालिक बना दिया। तो चंद्रदेव यहाँ पर धन, परिवार, कुटुंब, बाड़ी, घर के मालिक हैं। तो दूसरे घर के मालिक होने की वजह से चंद्र देवता इस कुंडली में एक मारक ग्रह बनते हैं। कैसे मारक बनते हैं मैंने आपको पिछले वीडियोस में अष्टम टू अष्टम थ्योरी समझाई थी कि अगर दूसरे घर का मालिक लग्नेश का अगर शत्रु है तो दूसरे घर का मालिक जो है मारक ग्रह कंसीडर किया जाता है। तो इस कुंडली में चंद्र देवता दूसरे घर के मालिक हैं, जो कि लग्नेश बुध देवता के अति शत्रु माने जाते हैं। इसीलिए चंद्र देवता इस कुंडली में अति मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। अब उनकी दशा अंतरा जब भी चलेगी, चंद्र देवता हमेशा बुरा रिजल्ट देंगे, हमेशा अशुभ रिजल्ट देंगे। अब चंद्र देवता चार्ट में कहीं भी जाकर बैठ जाएं, वो हमेशा बुरा रिजल्ट ही देंगे। धन में कमी लेके आएंगे, पारिवारिक समस्या को निमंत्रण देंगे। अब हम बात करते हैं सूर्य देवता को कि बुध देवता ने सूर्य देवता को क्या दिया। सूर्य देवता को तीसरे घर का मालिक बनाया। तीसरा घर होता है हमारे फिजूल का, हार्डवर्क का, स्वयं का, पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का भ्राता भाव माना जाता है, जहां से हम हार्डवर्क करते हैं। और आज की डेट में हार्डवर्क करना किसी को पसंद नहीं होता है। सब चाहते हैं कम मेहनत में इजीली हम अर्निंग अपनी कर सकें, हमको ज़्यादा मेहनत में हार्ड वर्क ना करना पड़े, ये सब लोग चाहते हैं। इसी वजह से सूर्य देवता इस चार्ट में तीसरे घर के मालिक होने की वजह से एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन वो बुध देव के मित्र हैं, वो एक अलग चीज है। तो मित्रता निभाते हुए उन्होंने स्वयं का पराक्रम का डिपार्टमेंट उनको दे दिया। लेकिन इस चार्ट में सूर्य देवता एक बुरे घर के मालिक होने की वजह से एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। तो सूर्य देवता इस चार्ट में एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाते हैं। अब बात करते हैं शुक्र देवता को। शुक्र देवता को इस चार्ट में क्या मिला? शुक्र देवता से मित्रता निभाते हुए बुध देवता ने इन्हें पंचम घर का मालिक बना दिया, संतान के घर के मालिक बना दिया, लव लाइफ, रोमांस, एजुकेशन, इन सारी चीजों का मालिक बना दिया, जहां से हम अनसर्टेन गेन्स भी देखते हैं, अचानक धन लाभ भी देखते हैं, और हम संतान की स्थिति देखते हैं और गर्भाशय की भी स्थिति देखते हैं। कहीं कोई बच्चे होने में तो नहीं प्रॉब्लम आएंगी। तो ये सारी चीजों का मालिक बना दिया शुक्र देवता को। तो शुक्र देवता को इस चार्ट में एक अच्छा घर मिलने की वजह से और संतान के घर का मालिक होने की वजह से, और बुध देवता के शुक्र देवता मित्र भी हैं, इस वजह से शुक्र देवता इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह बनते हैं। तो शुक्र देवता को इस चार्ट में पंचम घर का मालिक बनाया है और 12th हाउस का मालिक बनाया है, क्योंकि शुक्र देवता की दूसरी राशि वृष राशि उनके कुंडली के 12th हाउस में लिखी हुई है।
तो शुक्र देवता यहां पर पंचमेश होने के कारण और लग्नेश के मित्र होने के कारण शुक्र देवता इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह बनते हैं। अब शुक्र देवता की अगर प्लेसमेंट कहीं अच्छे घरों में हो जाए तो बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर यही शुक्र देवता चार्ट में कहीं 3, 6, 8, 12 घरों में उदय अवस्था में अगर बैठ जाएं तो यही शुक्र देवता इनकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा देंगे, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स को बढ़ा देंगे और संतान डिले के योग बना देंगे, संतान को कष्ट का योग बना देंगे। अब बात करते हैं मंगल देवता के ऊपर। तो बुध देवता ने मंगल देवता से शत्रुता निभाते हुए उन्हें छठे घर का मालिक बना दिया। तो मंगल देवता यहां छठे घर के मालिक हैं और उनकी एक राशि लाभ में आती है, 11th हाउस के मालिक हैं, मेष राशि 11th हाउस में। तो मंगल देवता हमारे लंबी चलने वाली बीमारियों के घर के मालिक हैं, छठे घर के मालिक हैं और 11th हाउस के लॉर्ड हैं, जहां से हम छोटी मोटी बीमारियां देखते हैं, लाभ देखते हैं, इनकम देखते हैं और बड़े भाई बहनों की स्थिति देखी जाती है। तो छोटे मोटे रोग होने के कारण 11th हाउस से और छठे घर का मालिक रोग का मालिक होने की वजह से और लग्नेश का शत्रु होने के कारण मंगल देवता इस चार्ट में एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन यहां पर मंगल देवता अगर चार्ट में कहीं 6, 8, 12 घरों में ही बैठे हों तो वो विपरीत राजयोग की थ्योरी में आ जाएंगे। उस केस में मंगल देवता इस कुंडली में अच्छा रिजल्ट्स दे सकते हैं, लेकिन विपरीत राजयोग की थ्योरी के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं कि लग्नेश हमारे अच्छे घरों में बैठे होने चाहिए, सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए और उनके पास में बल ज्यादा होना चाहिए, 12 से लेकर 18 डिग्री के बीच में उनका डिग्री होनी चाहिए और सड़बल में कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर फुलफिल होती हैं और मंगल देवता कुंडली के 6, 8, 12 घरों में बैठे हुए हैं तो यही मारक कहे जाने वाला मंगल ग्रह एक शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो आपने जाना इस कुंडली में मंगल देवता एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाते हैं। अगर वो विपरीत राजयोग की थ्योरी में नहीं आते हैं तो मंगल देवता इस चार्ट में एक मारक ग्रह अशुभ फल ही देते मिलेंगे। अब बात करते हैं बृहस्पति देवता को। बुध देवता ने बृहस्पति देवता को क्या दिया? बुध देवता ने बृहस्पति देवता से अपनी सम की मित्रता निभाते हुए उन्हें 2 अच्छे घरों का मालिक बना दिया, पत्नी के घर का मालिक बना दिया, सप्तम घर का मालिक बना दिया और 10th हाउस का मालिक बना दिया, कर्म कामकाज के घर का मालिक बना दिया। तो बृहस्पति देवता की इस चार्ट में दोनों राशियां केंद्र में आ गई। जब भी किसी ग्रह की दोनों राशियां केंद्र में आ जाती हैं तो उस ग्रह को केंद्राधिपति दोष लगता है, लेकिन केंद्राधिपति दोष लग्नेश को नहीं लगता है। इस चार्ट में बुध देवता की भी दोनों राशियां केंद्र में हैं तो लग्नेश को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है और बाकी के किसी ग्रह की अगर 2 राशियां केंद्र में आएंगी तो उसको केंद्राधिपति दोष लगेगा। तो बृहस्पति देवता को इस चार्ट में केंद्राधिपति दोष लगता है, लेकिन वो कुछ ही घरों में लगेगा, हर जगह वो दोष नहीं लगता है। अगर यही बृहस्पति देवता कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में अगर बैठते हैं और वो अपनी नीच राशि में बैठते हैं, नीच राशि होती है बृहस्पति की मकर राशि, तो कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में अगर बैठते हैं तो बृहस्पति देवता को केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होकर एक मारक ग्रह की तरह रिजल्ट देंगे। अगर यही बृहस्पति देवता कुंडली के कहीं अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, नीच के नहीं हुए हैं, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो बृहस्पति देवता कहां कहां अच्छा रिजल्ट देंगे इस चार्ट में? अगर वो पहले घर में बैठे हों, दूसरे घर में बैठे हों, चौथे घर में, पंचम घर में, 7th हाउस में, 9th हाउस में, 10th हाउस में एंड 11th हाउस में अगर बृहस्पति देवता विराजमान हैं तो वो केंद्राधिपति दोष उनको नहीं लगेगा। उस केस में वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन बहुत सारे जातक, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर यहां पर इस लग्न की कुंडली में बृहस्पति देवता को एक मारक ग्रह कंसीडर कर लेते हैं। वो मारक ग्रह इसीलिए कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि वो सप्तम घर के मालिक हैं और उनकी थ्योरी के हिसाब से बुध देवता और बृहस्पति देवता शत्रु माना जाता है। तो यहां पर बुध देवता और बृहस्पति देवता शत्रु नहीं माने जाते हैं क्योंकि बुध देव बुद्धि के कारक ग्रह हैं और बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। किसी इंसान के अंदर ज्ञान तभी आ सकता है जब उसके पास में बुद्धि होगी, और अगर किसी इंसान के पास ज्ञान है तो अपनी वो बुद्धि को इस्तेमाल करके उस ज्ञान को और बढ़ाया जा सकता है। तो ये दोनों ग्रह एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं।
बुध और बृहस्पति एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं। इसी वजह से इनमें एक सम की मित्रता मानी जाती है कि बुध देव और बृहस्पति देव आपस में मित्र ही कंसीडर कीजिएगा, भूल कर भी उनको शत्रु ग्रह कंसीडर मत कीजिएगा, क्योंकि उनमें एक सम की मित्रता मानी जाती है। तो आपने जाना बृहस्पति देवता इस चार्ट में योग कारक ग्रह बनते हैं। वो सिर्फ कुछ ही घरों में योग कारक बनेंगे। अगर वो कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में और नीच राशि में बैठे हों तो यही बृहस्पति देवता एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे, उनको केंद्राधिपति दोष लग जाएगा। अच्छे घरों में बैठे हों बृहस्पति देवता तो इस चार्ट में वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि दो अच्छे घरों के मालिक होने की वजह से बृहस्पति देवता इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह कंसीडर किए जाते हैं। अब बात करते हैं शनि देवता को। शनि देवता को इस चार्ट में दो डिपार्टमेंट मिले हुए हैं, एक आयु का घर, 8th हाउस के मालिक हैं, और भाग्य के मालिक हैं, पिता के घर के मालिक हैं। और बुध देवता और शनि देवता आपस में मित्र माने जाते हैं। तो बुध देवता ने शनि देवता से मित्रता निभाते हुए उन्हें एक अच्छे घर का मालिक बना दिया, आयु के घर का मालिक बनाया जो कि खराब माना जाता है, लेकिन वो साथ में 9th हाउस के लॉर्ड हैं, पिता के घर के मालिक हैं, नवमेश हैं। तो चार्ट में लग्नेश, पंचमेश, नवमेश हमेशा अच्छे ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि वो पिता के घर के मालिक हैं। एक पिता अपने बच्चे का कभी भी अहित नहीं करता है, इसलिए इस चार्ट में शनि देवता एक योग कारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। तो शनि देवता इस चार्ट में बाध्य हो जाते हैं एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए, लेकिन वो कुछ ही घरों में बाध्य होंगे। अगर यही शनि देवता की प्लेसमेंट कहीं कुंडली के गलत भाव में हो जाए तो यही शनि देवता एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। अगर शनि देवता कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में बैठ जाएंगे तो यही योग कारक कहे जाने वाला ग्रह अपनी योग कारिता खो देता है। वो मारक ग्रह की तरह रिजल्ट देता है। वो किस तरह से योग कारिता खोता है, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते होंगे कि योग कारक ग्रह अपनी योग कारता कैसे खो देगा, उस केस में हमको क्या करना चाहिए। तो वो योग कारता इसलिए खो देता है क्योंकि आपको सबसे पहले यह समझना चाहिए कि एक योग कारक ग्रह करता क्या है। योग कारक ग्रह कुंडली में अच्छे घरों का मालिक होता है और वो लग्नेश का मित्र होता है या सम की मित्रता रखता है या एक एवरेज प्लेनेट होता है। तो शनि देवता इस चार्ट में योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह क्या करता है कि वो अपने घरों की वृद्धि कर देता है और वो जहां बैठेगा, जहां घरों में जाके बैठेगा, उन घरों की वृद्धि कर देता है। तो इस चार्ट में यही शनि देवता अगर कुंडली के तीसरे घर में बैठेंगे तो वो अशुभ माने जाएंगे। क्यों अशुभ माने जाएंगे? क्योंकि वो तीसरे घर की वृद्धि कर देंगे, फिजूल के हार्डवर्क की वृद्धि कर देंगे, पराक्रम की वृद्धि कर देंगे और इतना हार्डवर्क करवा देंगे आपसे कि उसका आपको कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। तो उस केस में उनकी प्लेसमेंट गलत होने की वजह से वो गलत चीजों को एक्टिवेट कर देगा। इसीलिए इस चार्ट में शनि देवता एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाते हैं। और शनि की जब तीसरी दृष्टि आपके पंचम घर पे पड़ेगी तो लव लाइफ को वो डिस्टर्ब कर देंगे, आपके एजुकेशन में प्रॉब्लम लेके आएंगे, पेट से रिलेटेड परेशानियों को भी वो एक्टिवेट कर देंगे, संतान डिले के योग बनाएंगे, पुत्री के योग वो बना देंगे, पुत्री प्राप्त करने के योग बन जाएंगे। क्योंकि शनि एक फीमेल प्लेनेट माने जाते हैं। जब उनकी थर्ड दृष्टि पंचम घर पे पड़ेगी तो संतान डिले होने के पूरे योग बनाएंगे। मिस कैरेज के योग भी वो बना सकते हैं। अगर पंचम घर की स्थिति कहीं चार्ट में खराब हो जाए तो वो ग्रह अति शत्रु बनकर आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है, बच्चे को कष्ट दे सकता है। इसीलिए शनि देवता अगर कहीं भी कोई भी योग कारक ग्रह, चाहे शनि देव हो चाहे कोई भी योग कारक ग्रह हो, अगर योग कारक ग्रह कुंडली के अगर गलत भाव में जाकर बैठेगा तो वो अपनी योग कारिता खो देता है। अगर समाज का कोई साधु संत अगर गलत जगह जाके बैठेगा, किसी शराब के ठेके पे जाके बैठेगा तो वो गलत चीजें सीख जाएगा, फिर वो सारी गलत चीजें एक्टिवेट कर देगा। तो ऐसे साधु संत को कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे साधु को सिर्फ शांत किया जाएगा, उसका हाथ पकड़कर घर पर वापस लाया जाएगा
उसको समझाया जाएगा, जिससे कि वो चीजों खराब ना करे, वो जिससे कि वो शांत बना रहे। वो ग्रह जब तक शांत रहेगा तब तक उत्पाद नहीं मचाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर योग कारक ग्रह कहीं भी कुंडली में तीसरे, छठे, 8वें, 12वें और नीच राशि में बैठे तो उसका रत्न धारण मत कीजिएगा, क्योंकि रत्न का काम होता है ग्रह से आने वाली किरणों को बढ़ाना, वो गलत किरणों को बढ़ा देगा। अगर शनिदेव यही कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में बैठेंगे तो सैटर्न प्लेनेट से आपके शरीर पर सिर्फ नेगेटिव रेज पड़ेगी, जिंदगी में कभी भी पॉजिटिव रेज नहीं पड़ेंगे। चाहे वो ग्रह गोचर में कहीं भी घूमता रहे, वो हमेशा अशुभता के रिजल्ट ही देता मिलेगा। अगर ऐसे में आपने शनि का नीलम धारण कर लिया तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ा देगा, क्योंकि रत्न का काम होता है ग्रह से आने वाली किरणों को बढ़ाना। वो नेगेटिव रेज में वृद्धि कर देगा, जो कि आपकी परेशानियों को बहुत ज्यादा पीक पे लेके चला जाएगा। और रत्न शनि का यहां धारण करने से और क्या बेनिफिट होंगे? हाँ, वो शनि का रत्न धारण करने से वो अपने घरों में भी वृद्धि कर देगा। तो 8वें घर में वृद्धि करेगा तो आयु में जरूर वृद्धि कर देगा, लेकिन हर काम काज में ऑब्स्टेकल, परेशानी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उन चीजों में भी वृद्धि हो जाएगी, परेशानियां बढ़ जाएंगी, हिडन बीमारियां कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएंगी, लंबी चलने वाली बीमारियां जो ऐसी जल्दी पकड़ में ना आए, वो सारी बीमारियों को शनिदेव फिर डेवलप कर देंगे इस केस में। और वो 9वें घर के मालिक हैं तो 9वें घर में वृद्धि कर देंगे, तो पिता के लिए जरूर वो अच्छा करना चालू कर देंगे, पिता के लिए थोड़ा सा प्रोटेक्टिव जरूर हो जाएंगे और भाग्य के लिए थोड़ा सा जरूर हो जाएंगे। लेकिन अगर वो शनिदेव की प्लेसमेंट अगर छठे घर में हो गई तो वही पिता उठ के छठे घर में आएंगे, तो वैसे केस में पिता को लंबी चलने वाली बीमारियां भी लगना स्टार्ट हो जाएंगी। इसीलिए यहां पर यह डिसाइड किया जाएगा कि यहां पर शनि का रत्न अगर वो कुंडली के कहीं गलत भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसे में शनि का रत्न धारण नहीं करना है, सिर्फ पाठ पूजन करके उनको शांत करना है। अदरवाइज कुछ चीजें अच्छी होंगी, वो मैक्सिमम चीजों को वो बर्बाद कर देगा। तो आपने समझा कि शनिदेव इस चार्ट में किस तरह से रिजल्ट्स दे रहे हैं, और सारे ग्रहों का मैंने 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन किया कि इस चार्ट में कौन कौन से ग्रह योग कारक, मारक ग्रह बनते हैं। मैं आपको शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। बुध देवता ने चंद्रमा से अपनी शत्रुता निभाते हुए उन्हें दूसरे घर का मालिक बनाया, जिस वजह से वो इस कुंडली में एक मारक ग्रह बनते हैं। सूर्य देवता यहां 3rd हाउस के मालिक होने की वजह से, एक बुरे घर के मालिक होने की वजह से सूर्य देवता इस चार्ट में एक मारक ग्रह माने जाते हैं। और शुक्र देवता को 5म घर का मालिक होने की वजह से और लग्नेश का मित्र होने के कारण शुक्र देवता इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह कंसीडर किए जाते हैं। अब आते हैं मंगल देवता, छठे घर के मालिक होने की वजह से मंगल देवता इस चार्ट में रोगेश हैं, रोग भाव का स्वामी है, इसीलिए किसी भी इंसान को रोग नहीं चाहिए रहते हैं। और रोग भाव का स्वामी होने के कारण इस चार्ट में मंगल देवता एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाते हैं। अब आते हैं शनि देवता पर। शनि देवता इस कुंडली में नवमेश होने के कारण एक योग कारक ग्रह डिसाइड किए जाते हैं, और योग कारक ग्रह का काम होता है आपके लाइफ में अच्छी चीजों को बढ़ाना, आपके शुभ फलों को देना, खराब चीजों में कमी लेकर आना। अगर वही योग कारक ग्रह कहीं गलत जगह प्लेस्ड हो जाएगा तो वो आपके जीवन में परेशानियों को बढ़ा देगा। अब हम बात करते हैं, एक लाइव कुंडली एनालिसिस करके दिखाएंगे कि किस तरह से ग्रह रिजल्ट्स देंगे, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये मिथुन लगन की कुंडली है और ग्रह किस तरह से बैठे हुए हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इस चार्ट में शुक्र देवता 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, सूर्य और केतु 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, और बुध देवता 4th हाउस में बैठे हुए हैं, शनि देवता 7th हाउस में बैठे हुए हैं, राहु इनके 9th हाउस में बैठे हुए हैं, मंगल 10th हाउस में बैठे हुए हैं, और गुरु और चंद्र इनके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। तो अब ये प्लेनेट किस तरह से रिजल्ट्स देंगे मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं। अब सबसे पहले बुध देवता के प्रेडिक्शन पे चलते हैं कि बुध देवता इस चार्ट में कैसा रिजल्ट दे रहे हैं। बुध देवता कुंडली के 4थे घर में अपनी ही कन्या राशि में बैठे हुए हैं, तो बुध देवता कन्या राशि में उच्च के माने जाते हैं, अपनी ही राशि में उच्च के हो जाते हैं। और बुध देवता इस चार्ट में 11 डिग्री 49 मिनट पर बैठे हुए हैं, तो वो 50% रिजल्ट दे रहे हैं, और वो उच्च के होने की वजह से उनके बल में वृद्धि हो जाएगी। तो यहां पर वो 60 से 70% बुध देवता यहां पर
अच्छा रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और केंद्र में बुध देवता उच्च के हुए हैं, अपने राशि में बैठे हुए हैं, तो वो एक भद्र नामक पंच महापुरुष योग भी बना देंगे, एक अच्छे बिजनेस कैपेबिलिटीज भी उनके अंदर डेवलप कर देंगे, बुद्धि से तेज कर देंगे, बुद्धिमान बना देंगे। लेकिन 3 नंबर की राशि हमारी द्वेष स्वभाव राशि होती है, तो ऐसे में इंसान थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेट में रहता है, डिसीजन लेने में थोड़ी सी कमी आती है, वो द्वेष स्वभाव माना जाता है, कभी ये करें कि वो करें, वो हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा। अगर कहीं वो दुकान पर कोई सामान भी परचेज करने जाएंगे तो वो वहां पर भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं ये लूं कि वो लूं। इस तरह से इनका नेचर हो जाता है, क्योंकि वो डिसीजन लेने में थोड़ी सी कमी आ जाती है। लेकिन इस चार्ट में भद्र नामक पंच महापुरुष योग एक राजयोग बनने की वजह से इन्हें करियर में बुध देवता बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। वो सारी सुख सुविधाओं के मालिक हैं और वहीं पे वो बैठे हुए हैं, उसी घर के मालिक हैं, तो इनको सारी सुख सुविधाएं जीवन में जरूर मिलेंगी। प्रॉपर्टी का भी सुख मिलेगा, घर का सुख मिलेगा, नए फ्लैट भी खरीद लेंगे और करियर में गाड़ी, बंगला, 4 व्हीलर, सारी चीजें ये अपने जीवन में हासिल जरूर कर लेंगे बुध की अंतरदशा में। और वैसे भी गोचर में बुध देव जैसे जैसे मूव करते जाएंगे वहां से वो बुध देव अच्छा रिजल्ट्स देने में बाध्य हो जाएंगे। तो ऐसा इंसान अपने जीवन में काफी ग्रोथ भी करता है, सारी सुख सुविधाएं अर्जित कर लेता है, हर चीज का सुख उसको लाइफ में कहीं ना कहीं मिलता जरूर है। अब आते हैं शुक्र देवता पर। शुक्र देवता इस चार्ट में दूसरे घर में बैठे हुए हैं और वो संतान के घर के मालिक होने की वजह से दूसरे घर में गए, तो दूसरा घर होता है हमारा परिवार का, तो पंचम घर का मालिक परिवार के घर में गया है। जैसे ही इनकी संतान की उत्पत्ति होती है तो संतान की उत्पत्ति होने के बाद में परिवार में खुशियां बढ़ने का योग बनता है, परिवार में धन बढ़ने का भी योग बनता है और इनके पैसे में बढ़ोतरी करने का भी योग बनाएंगे शुक्र देवता। और शुक्र देवता की 7वीं दृष्टि 8वें घर पे पड़ेगी, तो इनके एंजाइटी, बड़े लंबी चलने वाली बीमारियां, ये सारी चीजों को वो कंट्रोल करेंगे। ऑब्स्टेकल, परेशानियां, मानसिक तनाव, इन चीजों को भी शुक्र देवता कंट्रोल करेंगे। लेकिन शुक्र देवता की इस चार्ट में वो 2 डिग्री पर बैठे हुए, उनके पास सिर्फ 20 से 25% ही रिजल्ट वो दे सकते हैं। तो यहां पर शुक्र का रत्न, हीरा, ओपल, जरकन इनको धारण करना चाहिए। मेरे सजेशन के हिसाब से इनको ओपल अच्छा क्वालिटी का अगर वो धारण करते हैं तो वो संतान की हमेशा सुरक्षा करेंगे, प्रोटेक्टिव हो जाएंगे और कहीं ना कहीं परिवार में धन बढ़ने का योग बढ़ जाएगा, सेविंग का भी योग बढ़ जाएगा और एक अच्छा खासा पैसा ये अपनी लाइफ में जरूर जोड़ लेंगे। अब आते हैं सूर्य देवता के ऊपर। सूर्य और केतु इस चार्ट में साथ में बैठे हुए हैं, तो केतु सूर्य के ऊपर वो ग्रहण लगा देगा और केतु एक नकारात्मक प्लेनेट माना जाता है और सूर्य अपने ही घर में बैठे हुए हैं, लेकिन केतु यहां पर सूर्य के ऊपर ग्रहण लगा देगा और यह ग्रहण भ्राता भाव में लग रहा है, तो इनके छोटे भाई को कष्ट होने का योग बनता है, क्योंकि सूर्य देवता इनके तीसरे ही घर के मालिक हैं, छोटे भाई के घर के मालिक हैं। और केतु ने सूर्य पर ग्रहण लगाने की वजह से यहां पर छोटे भाई को अचानक हेल्थ प्रॉब्लम, अचानक किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है, भाई को कष्ट होने का योग बनता है। जब भी सूर्य की अंतरदशा चलेगी या केतु की अंतरदशा चलेगी तो भाई को कष्ट होने का योग बनेगा। जनरली कष्ट जो मिलेगा वो सूर्य की अंतरदशा में ही मिलेगा, क्योंकि उस समय सूर्य केतु के प्रभाव में आकर सूर्य ग्रहण लगेगा, ग्रहण लगने की वजह से भाई के ऊपर ग्रहण लगेगा, तो ऐसे केस में भाई को कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई जहरीला जानवर भी उनके छोटे भाई को काट सकता है। तो यहां पर छोटे भाई को कष्ट होने का योग बनेगा और यहां पर उनके फिजूल की मेहनत, फिजूल का हार्ड वर्क करने का भी योग बनेगा। ये लाइफ में मेहनत बहुत करेंगे, लेकिन उसके हिसाब से इनको मनचाहा रिजल्ट्स केतु यहां पर नहीं मिलने देगा। केतु की 9वीं दृष्टि इनके 11th हाउस पर पड़ने से वो मन की इच्छाओं को पूरी नहीं होने देगा, और मन की इच्छाओं को पूरी नहीं होने देगा तो इनके रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी। अगर इनकी कहीं किसी कंपटीशन में अच्छे मार्क्स भी आ जाएं तो इनको मन के हिसाब से जॉब ना मिलने का योग वो बना देंगे। तो यहां पर केतु देवता को शांत किया जाएगा, इवन सूर्य को जल देकर भी शांत करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य के ऊपर ग्रहण लग रहा है। तो अगर सूर्य के उपाय नहीं करेंगे तो छोटे भाई को कष्ट का योग बढ़ जाएगा।
तो ऐसे केसेस में सूर्य और केतु दोनों के दान पुण्य करके उनकी दशा अंतरा में शांत किया जाएगा, अदरवाइज छोटे भाई को कष्ट होने का योग बन जाएगा। अब बात करते हैं शनि देवता। शनि देवता इनके चार्ट में सप्तम घर में बैठे हुए हैं, जो कि 9वें घर के मालिक हैं। पिता को उठा के पत्नी के घर में लेके आ गए, तो इनकी पत्नी के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। जब इनके परिवार में पत्नी आएंगी तो कहीं ना कहीं फादर के लिए वो अच्छा रहेगा, ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। पत्नी आने से चीजें इनकी लाइफ में शनि देवता हेल्प करेंगे, दाम्पत्य जीवन को वो स्टेबल कर देंगे। यहां पर शनिदेव विच्छेद नहीं करेंगे। शनिदेव एक सेपरेटिव टेंडेंसी के प्लेनेट जरूर माने जाते हैं, लेकिन शनिदेव इस स्टार्ट में एक योग कारक ग्रह हैं। इनके शरीर के मित्र होने के कारण इनकी मैरिड लाइफ को स्टेबल करने में शनिदेव बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपने ही घर पे पड़ रही है, तो ये एक बहुत अच्छा अपने में ही योग माना जाएगा। और शनि की दृष्टि इनके पहले घर पे पड़ने की वजह से इनकी एक न्यायाधीश की तरह पर्सनालिटी हो जाएगी। ये किसी के साथ में ना बुरा होते हुए देख सकते हैं, ये एक न्याय की तरह ही पर्सनालिटी इनके जीवन में आ जाएगी। थोड़े से आलसी नेचर जरूर बना देंगे। शनिदेव की जो दृष्टि इनके ऊपर पड़ेगी, थोड़ा सा आलस इनमें ज्यादा रहेगा और थोड़े जिद्दी स्वभाव के हो जाएंगे। अपनी बात पे अड़ गए तो जल्दी ये अड़े ही रहेंगे, वहां पर ये सामने वाले की बात नहीं मानेंगे, अपनी बात को ये पहले ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। शनि की जो चौथी दृष्टि इनके सुख भाव पे पड़ रही है, तो यही शनि देवता इनकी गाड़ी, भूमि, प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शनि की अंतरा में इनके प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, ये सारी चीजें बढ़ने का योग वो बना देंगे। और बुध देवता इनके चौथे घर में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो बुध देवता को भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स वो देने देंगे, क्योंकि शनि और बुध आपस में मित्र हैं। और बुध देव माता के घर में बैठे हुए हैं और वो खुद इनका लग्न ही बुध देवता का है। तो ऐसे बच्चे का मां के साथ में एक इमोशनल अटैचमेंट काफी रहता है। वो माता की बहुत ज्यादा केयरिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा केयर करते हैं माता की, और मां से हमेशा जुड़कर ही रहते हैं। और शनि देव भी इनके सप्तम घर में बैठ के माता के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो शनि देव इनकी पत्नी के भी रिलेशन मां से अच्छे करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। और इनकी पत्नी के रिलेशन जो है पिता के साथ में भी एक अच्छे रिलेशन मेंटेन करने में भी भूमिका निभाएंगे। अब बात करते हैं मंगल देवता की। मंगल देवता इनके चार्ट में 10th हाउस में बैठे हुए हैं, और वो इस कुंडली में एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाते हैं। और मारक ग्रह एक रोग भाव का स्वामी, छठे घर का मालिक, जब 10th हाउस में बैठ जाए, अगर इस तरह का कोई भी योग बनता है, अगर छठे घर का मालिक 10th हाउस के मालिक के साथ में कैसा भी कोई भी रिलेशन बना ले, अगर 10th हाउस के लॉर्ड के साथ में कोई युति बना ले, अगर उनके आपस में कोई दृष्टि संबंध हो जाए, या छठे घर का मालिक 10th हाउस में चला जाए, या 10th हाउस का मालिक छठे घर में आ जाए, तो ऐसे इंसान को सिर्फ नौकरी करनी चाहिए, कभी भी बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नौकरी में अपने लिए अच्छा कर सकता है। अदरवाइज अगर ऐसा बंदा अगर बिजनेस में चला गया तो कभी भी वो लाइफ में स्टेबल नहीं रह पाएगा और ना ही करियर में ग्रोथ कर पाएगा। तो ये चार्ट सिर्फ नौकरी के लिए सूटेबल है। अगर ये नौकरी करते हैं तो ये मंगल देवता कहीं ना कहीं इनके नौकरी में हेल्प करेंगे, प्रोफेशन में हेल्प करेंगे, क्योंकि नौकरी का मालिक कामकाज के घर में गया है। अगर इनका कामकाज नौकरी वाला हुआ तो यही मंगल देवता इनके करियर में हेल्प जरूर करेंगे। यही मंगल देवता इनके सरकारी नौकरी लगाने के भी पूरे पूरे योग बना देंगे। अगर ये नौकरी छोड़कर बिजनेस में चले गए तो कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे, जल्दी से बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इनको लाइफ में यही मंगल देवता कर्जों को बढ़ा देगा, शत्रु को बढ़ा देगा, कोर्ट को इसको बढ़ा देगा लंबी, और हर कामकाज में एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर देगा। कामकाज में कोर्ट केस जरूर लगवा देगा, क्योंकि कोर्ट केस का मालिक कामकाज के घर में गया है। तो ऐसे केस में इनको सिर्फ नौकरी ही करनी चाहिए। तो आज आपने समझा, अगर छठे घर के मालिक का कोई भी लिंक अगर 10वें घर से हो जाए तो वो उस बंदे को हमेशा जॉब वर्क में ही रहना चाहिए, बिजनेस को जल्दी हाथ नहीं लगाना चाहिए। उस केस में ग्रोथ ज्यादा नहीं हो पाएगी, प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो आज आपने समझा, इस चार्ट में मंगल देवता
किस तरह का रिजल्ट देंगे? तो इनके कामकाज को वो ठीक जरूर कर देंगे अगर वो जॉब में होंगे, और अगर बिजनेस में होंगे तो यही मंगल देवता प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। अब मंगल इस चार्ट में एक मारक ग्रह है और वो एक एनर्जी के सोर्स माने जाते हैं, उत्साह के कारक माने जाते हैं। यही मंगल की दृष्टि जब इनके ऊपर पड़ेगी, चौथी दृष्टि लग्न पे जब पड़ेगी, तो यही मंगल इनके अंदर एक नेगेटिव थॉट बहुत ज्यादा भर देंगे। ऐसा इंसान हमेशा नेगेटिव बातें करेगा। अगर इस इंसान के पास में अगर 2-4 लोग बैठ जाएं तो ये इंसान उन 2-4 लोगों को निगेटिव कर देगा, क्योंकि इस इंसान के पास में निगेटिव थॉट बहुत ज्यादा है, वो हमेशा निगेटिव सोचेगा। अगर कोई भी इंसान इनके पास में कोई अच्छी बातें करे तो उन अच्छी बातों में भी वो निगेटिविटी ढूंढ लेगा और उससे निगेटिव बातें करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि इनके ऊपर पड़ने से, क्योंकि मंगल अब यहां पर मारक ग्रह है और मारक ग्रह की जब दृष्टि इनके लग्न पे पड़ेगी तो वो निगेटिव थॉट को बढ़ा देंगे, उत्साह में कमी कर देंगे, जोश में कमी लेके आ जाएंगे, एक डिप्रेशन की स्टेट में हमेशा रखे रहेंगे इनको, क्योंकि उनकी दृष्टि लग्न पे पड़ने से ऐसा बंदा थोड़ा सा ज्यादा परेशान रहता है। क्योंकि मंगल को 10th हाउस में दिशाबल भी मिलता है, वो साउथ डायरेक्शन में मंगल देवता दिशाबली हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। तो मंगल देवता की जब दृष्टि पड़ेगी तो यहां पर मंगल देवता एक नेगेटिव थॉट को आमंत्रित कर देंगे, और जब मंगल की दृष्टि इनके 4th हाउस में पड़ेगी तो सुख सुविधाओं में कमी लेके आएंगे, मां की हेल्थ में प्रॉब्लम लेके आएंगे। मंगल जो है हमारे शरीर में ब्लड का कारक माना जाता है, और जब मंगल की दृष्टि हमारे 4th हाउस में पड़ेगी, मां के ऊपर पड़ेगी, तो मां को ब्लड प्रेशर से रिलेटेड परेशानी होने का योग वो बना देगा। और यही मंगल की जब 8वीं दृष्टि बच्चे के घर पे पड़ेगी तो थोड़ा सा बच्चे को भी परेशानी वो दे सकता है। जब इनका बच्चा होगा तो बच्चे को थोड़े से कष्ट के वो योग थोड़े से जरूर बना देगा। लेकिन इस चार्ट में शुक्र देवता एक 2nd भाव में अच्छे बैठे हुए हैं, इसलिए वो बच्चे को ज्यादा कष्ट नहीं दे पाएंगे, कहो बिल्कुल भी कष्ट न दे पाए। लेकिन ये मंगल देवता एक ट्राई करेंगे कि उस चीजों में बिगड़ जाए। जब संतान होने वाली होगी तो वहां पर थोड़े से ऑपरेशंस के योग वो बना देंगे, परेशानी के योग बना देंगे। और यहां पर मंगल की जो 5वें घर पे जो दृष्टि पड़ रही है, मंगल एक मेल प्लेनेट माना जाता है। जब मेल प्लेनेट की दृष्टि आपके 5म घर पे पड़ेगी तो पहली संतान पुत्र प्राप्ति के योग जरूर बन जाएगा। तो इनकी जो पहली संतान होगी वो पुत्र प्राप्ति के योग वो बनाएगी, क्योंकि 5म घर से हम संतान देखते हैं, और संतान के घर पर अगर मेल प्लेनेट की दृष्टि पड़ेगी तो वो पुत्र कारक जरूर बन जाएगा। पुत्र के योग 100% इनका एक बच्चा पुत्र जरूर होगा, वो भी फर्स्ट चाइल्ड, और उसमें भी कोई ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। बस इनको एक शुक्र का ओपल धारण करना चाहिए। ओपल धारण करने से 5म घर की स्थिति सुधर जाएगी, इनकी संतान की स्थिति सुधर जाएगी, तो संतान को कोई भी कष्ट नहीं होगा। तो इनको हमेशा लाइफ में ओपल जरूर धारण करके रखना चाहिए, जिससे कि संतान के अगर चार्ट से इनको कोई बच्चे को कोई अगर हेल्थ प्रॉब्लम आती है तो इनके शुक्र देवता संतान को हेल्प जरूर करेंगे, संतान को हमेशा प्रोटेक्टिव करके रखेंगे। अब आते हैं चंद्रमा और बृहस्पति के ऊपर। बृहस्पति और चंद्रमा 12th हाउस में बैठे हुए हैं एक युति बना के। तो बहुत सारे लोग इसको, पौंगा पंडित बहुत सारे लोग इसको गज केसरी योग का नाम दे देंगे, लेकिन ये गज केसरी योग क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि इस चार्ट में बृहस्पति देवता केंद्राधिपति दोष से पीड़ित हैं और चंद्रमा भी साथ में बैठे हुए हैं, चंद्रमा भी एक मारक ग्रह। तो इस चार्ट में 12वें घर में बृहस्पति एक मारक ग्रह बन चुके हैं, चंद्रमा भी एक मारक ग्रह बन चुका है। 2 मारक ग्रहों की युति कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकती है। तो ये गज केसरी योग जिंदगी में भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, सिर्फ तबाही का रीजन बनेगा, वो प्रॉब्लम को बढ़ा देगा। क्योंकि 2 शत्रु ग्रह आपस में एक युति बना के बैठे हैं, तो अगर 2 आतंकवादी अगर एक साथ बैठेंगे तो उनका बल बढ़ जाएगा। अगर आतंकवादियों की संख्या ज्यादा हो जाए तो वो उत्पाद ज्यादा मचाएंगे। आतंकवादी अगर एक है तो उसको इजीली शांत कर सकते हैं, अगर 2 आतंकवादी साथ में बैठेंगे तो वो ज्यादा उत्पाद मचा देंगे। तो यहां पर बृहस्पति और चंद्रमा की युति हमेशा लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, खर्चे को 4 चांद लगा देगी, खर्चे बढ़ा देंगे। अब देखिए चंद्र देवता किस तरह से खर्चे बढ़ाएंगे। चंद्र देवता इनके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, परिवार के घर के मालिक हैं। परिवार को उठा के खर्च में रख दिया
तो परिवार की सेविंग नहीं हो पाएंगी। ऐसे में परिवार में एक बड़ा धन इकट्ठा करने में प्रॉब्लम आएगी, एक ज्यादा मोटा पैसा ये लाइफ में नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि चंद्र देवता खर्चे के घर में गए। तो ऐसे केस में ये खर्चा बहुत करेंगे, हॉस्पिटल के बिल में खूब पैसे खर्च होंगे, क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं और इनके काम काज का मालिक, अब देखिए बृहस्पति की दृष्टि इनके छठे घर पे पड़ रही है, तो काम काज के मालिक की दृष्टि जब छठे घर पे पड़ती है तो ऐसे केसेज में सिर्फ नौकरी ही करनी चाहिए। इसलिए यहां पे 12वें घर में बैठे हुए बृहस्पति सिर्फ नौकरी को सपोर्ट करेंगे। अगर कहीं इन्होंने कंपटीशन का कोई एग्जाम दिया है तो वो सिर्फ हाउस ऑफ कंपटीशन क्लियर कराने में हेल्प करेंगे, बाकी की चीजों में ये प्रॉब्लम देंगे, क्योंकि वो योग कारक ग्रह अशुभ हुआ है, और अशुभ हुआ है तो वो सारी चीजों को, गलत चीजों को एक्टिवेट कर देगा। तो बृहस्पति क्या करेगा, जब छठे घर पर दृष्टि पड़ेगा तो छठे घर की वृद्धि कर देंगे, रोग भाव में वृद्धि हो जाएगी। और बृहस्पति इस चार्ट में पत्नी के भी कारक हैं, क्योंकि वो पत्नी के घर के मालिक हैं। पत्नी को उठा के 12th हाउस में रख दिया, तो जैसे ही इनकी पत्नी आएगी इनके खर्चे बढ़ने का योग भी बन जाएगा, हॉस्पिटल बिल बढ़ने का योग बन जाएगा। और पत्नी को उठा के हॉस्पिटल के बिल में रख दिया, हॉस्पिटल में रख दिया, तो कहीं ना कहीं धीमे धीमे इनकी वाइफ की हेल्थ में गिरावट आने का योग बृहस्पति देवता 100% बढ़ा ही देंगे। उसकी वजह से इनको एंजाइटी बढ़ेगा, क्योंकि बृहस्पति की 8वीं दृष्टि 8वें घर पे, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 8वें घर पे पड़ने से इनकी मानसिक चिंता, ऑब्स्टेकल, हर काम काज में अड़चन, हर कामकाज देरी से होने के वो पूरे योग बना देंगे। तो इस चार्ट में बृहस्पति देवता एक मारक ग्रह की तरह रिजल्ट देंगे। वो सिर्फ नौकरी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो नौकरी में वृद्धि करेंगे, तो हाउस ऑफ कंपटीशन से रिलेटेड एग्जाम्स क्लियर करने में, प्रमोशन लेने में यही बृहस्पति देवता बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। लेकिन बाकी की गलत चीजों को वो पूरी तरह से एक्टिवेट कर देंगे। तो इनको थोड़ा पैसे जोड़ने में दिक्कत परेशानी आएगी। तो ऐसे में इनको सेविंग प्लान लाइफ में कुछ ना कुछ लेने चाहिए, कुछ पॉलिसी करा के रखने चाहिए, जिससे कि ये पैसा जोड़ पाए। अदरवाइज ये पैसा लाइफ में उस तरह से सीधे तरीके से पैसा बैंक में ये ज्यादा पैसा नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि खर्चे, क्योंकि सेविंग का मालिक, परिवार का मालिक 12th हाउस में गया है, तो उनकी सेविंग खर्च होने का योग बन जाएगा, ज्यादा पैसा ये जोड़ नहीं पाएंगे। तो ऐसे में इनको बैंक में पैसा ना रखने की बजाय सेविंग को पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, इन सब चीजों में थोड़ा सा इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, जिससे कि कहीं छोटा सा पैसा ये बचा जरूर लें लाइफ में, अदरवाइज इनके खर्चे बहुत ज्यादा बड़े हुए रहेंगे। तो आज आपने समझा कि किस तरह से हम ग्रह के रिजल्ट्स का एनालिसिस करते हैं, किस तरह से ग्रह, हर इंसान के पास में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब भी आपके पास में प्रॉब्लम आए तो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। उस प्रॉब्लम से आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहले आप प्रॉब्लम को समझ लो, उसके उपाय को समझ लो, और सेकंड इनसे अपने कुंडली के योग जानकर अपने उपाय करना चालू कर दो, जिससे कि वो प्रॉब्लम्स आपके ऊपर ज्यादा हावी ना हो सकें। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आती है, करियर में ग्रोथ होने के योग तभी बनते हैं। अगर आपके पास में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप अनकंफर्टेबल जोन में हैं, तो समझ लीजिए अब वहां से आपकी तरक्की होने के योग जरूर बनेंगे, क्योंकि लाइफ में वही इंसान सफल हुआ है जो अनकंफर्टेबल जोन में रहा है, जिसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं। वही इंसान सफल होता है, क्योंकि एक आविष्कार भी तभी डिस्कवर होता है जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो। अगर आपको कंफर्टेबल जोन में डाल दो तो कभी भी आपकी लाइफ की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, आपकी ग्रोथ ही रुक जाएगी। तो जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, कुछ परेशानी आए, कैसे भी परेशानी आए, आपको सिर्फ पाठ पूजन और ग्रहों का दान करके उस ग्रह को थोड़ा सा शांत कर लेना है, और अपने माइंड मेकअप जरूर कर लीजिएगा कि आपको वहां से निकलना कैसे है, करियर में आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि वो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। क्योंकि हर प्रॉब्लम एक नई चीज का आविष्कार जरूर करती है। तो वहां पर आपको कर्म के बेसिस पर उस चीज को ठीक भी करना है और करियर में अपने लिए आगे बढ़ना है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे तो आपकी ग्रोथ पूरी तरह से वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएगी। तो आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आपकी संगत में अगर 10 लोग हैं, अगर वो ग्रुप आपके लिए बहुत अच्छा है, जहां पर वो मोटिवेशनल बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, तो ऐसे लोग ही आपके फ्यूचर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। वही लोग
आपको करियर में आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि वो अच्छी बातें करेंगे, मोटिवेशनल बातें करेंगे। अगर आपकी संगति गलत लोगों के साथ में हो गई तो वही लोग आपके माइंड में ऐसी चीजें भर देंगे जो आपको करियर में कभी भी ग्रोथ नहीं करने देंगे। इसलिए आप अपनी पहले संगति सुधार लीजिए। आपके सराउंडिंग में जो 5-6 लोग रहते हैं उनसे आपको रिलेशन कैसे रखने, किस तरह का वहां पर वो चीजें अप्लाई करनी है, वो जरूर सुधार लीजिएगा, क्योंकि वही 5 लोग डिसाइड करते हैं आपका फ्यूचर कैसा बनेगा। क्योंकि आप कुंडली के योग प्लस कर्म भी लेके आए। 50% कुंडली में योग होते हैं और 50% आपका कर्म होता है। अगर आपने कर्म ही खराब कर लिया तो सारी चीजें चौपट हो जाएंगी, कुंडली के योग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कुंडली के योग देखकर आपको बीच में उपाय कर लेने हैं, उपाय को कंटिन्यू करके रखना है और साथ में आपके कर्म पे ज्यादा फोकस करना है। अगर कोई इंसान, सीधी सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, अगर वही 5 लोग जो आपके सराउंडिंग में रेगुलर रहते हैं, अगर वही 5 लोग आपके मन में कोई जहर उगल दें, कोई भी गलत चीज आपके दिमाग में डाल दें, तो वही गलत बात कभी कभी आपका सत्यानाश कर देगी, आपको करियर में कभी भी ग्रोथ नहीं होने देगी। क्योंकि ऐसी गलत चीजें, जब भी आप गलत चीजें सुनते हो, नेगेटिव चीजें सुनते हो, तो वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होती रहती हैं। और सब कॉन्शियस माइंड में अगर कोई भी नेगेटिव बात अगर एक बार रजिस्टर हो गई तो वो हमेशा आपकी लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही क्रिएट करने वाली है, क्योंकि वो आपने सब कॉन्शियस माइंड में रजिस्टर करा दी। अब वही बात आपको करियर में आगे नहीं बढ़ने देगी। तो आपको हमेशा लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, प्रॉब्लम से कैसे हमको निकलना है, अच्छी चीजों को देखना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, कभी भी नेगेटिव थॉट को दिमाग में नहीं आने देना है। क्योंकि अगर नेगेटिव थॉट ज्यादा आएंगे तो वो चीजें धीमे धीमे आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बार अगर रजिस्टर हो गई तो उस नेगेटिव थॉट से, उस डिप्रेशन से आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, मोस्ट वेलकम कीजिए उनको, खुश रहिए लाइफ में, क्योंकि खुश रहने से आपके माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल मिलता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो माइंड भी उसी तरह से फिर रिएक्ट करता है। तो इसको आप कुंडली के योगों से कंपैरिजन मत कीजिए। कुंडली के योग एक अलग हैं, वो आप अपने दान पाठ पूजन करके उस ग्रह की रेज को कंट्रोल कर लीजिए। बाकी का आप अपने कर्म को सुधार लीजिए, अपनी संगति को सुधार लीजिए, लाइफ में, करियर में बहुत ऊपर बढ़ जाएंगे। इस तरह से ये छोटी छोटी चीजें करिए, बैलेंस बना के चलिए। कुंडली के योग प्लस कर्म पे ज्यादा ध्यान दीजिए, लाइफ में हर चीज आपको मिल जाएगी, कभी भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोज उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, कुंडली देखने में हेल्प करेंगी, एक मोटिवेशन में भी हेल्प करेंगी। तो अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करना मत भूलिएगा।